मेरी बेटी को गलत वो सिखा रहे थे, उसके भतीजा आए थे तो कह रहा कि आया करो मेरे यहाँ और पैसे तैसे दूंगा। तो मैं बोली बेटी से कि क्या गलत सिखा रहा है तुम्हें। तो कह रहा कि मेरे को शारीरिक संबंध बनाने चाहते हो। हम गोगड़ी थाने में भी लेके गए इसको, पता क्या कहते ये हॉस्पिटल ले गया या क्यों ले आया, हॉस्पिटल लेके जा। मैंने ईटा लोग मारा 3-4 ईटा ईट से अगर बाद सरिया लोग ऐसे दबे देखा, बस इतना देखा हम तो छोड़ा दिया। हाँ बचाया हम। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका, और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग विकास नगर में मौजूद हैं और एक मामला यहाँ से निकल कर आया है, आपसी झगड़ा। बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो हम आपको सुनाते हैं जिसमें आपसी झगड़े होते हैं, लेकिन एक परिवार का दूसरे परिवार से एक ऐसा झगड़ा हुआ जिसमें उनकी बच्ची की हालत इतनी बदतर कर दी है कि वो अब बोल तक नहीं पा रही है। अभी इस वक्त वो परिवार के लोग और वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है, एक हंसती खेलती बच्ची जो कि 17 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। और इस वक्त उसकी हालत ऐसी हो गई है कि आप भी देखेंगे तो सोचेंगे कि कोई कैसे इस हद तक उस बच्ची को मार सकता है। एक बार हम दिखाते हैं और परिवार से मिलवाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और आखिर झगड़ा क्यों हुआ था। क्या हुआ था आपके साथ? उस दिन 19 अप्रैल को राम ने दारू पी के आया और मेरी बेटी को गेट पे आके गालियों बक रहे थे। और फिर मैं बोले कि भैया गाली क्यों बक रहे हो अंदर से, सो मेरे बेटे को डिस्टर्ब हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे पेपर के। तो फिर वो चला गया ऊपर और फिर नीचे 2-3 मिनट के बाद राम और मुन्ना और उषा नीचे आके फिर धड़ धड़ दरवाज़ा पीट के और फिर मुझे खींच के और फिर मेरे को मारने लगा। और मेरे फिर साथ में बेटा भी आया तो उसको भी मारा और मेरे कमर पे चोट लगी है। फिर बेटी भी आई दौड़ते हुए तो उसको सरिया से और ईंट लेके मारा और गला भी दबाया, उसके दांत काट ली उषा ने। अच्छा, ये लोग आपके साथ कब से रह रहे हैं? ये भी इसी घर में? ये मेरे से पहले से ही रह रहे हैं। अच्छा, और गली में भी काफ़ी दिन से मतलब बहुत सारे जने से लड़ाई करी है इसने। हाँ, तो आपसे लड़ाई क्यों हुई थी 19 अप्रैल को? बस पहले से भी मतलब कि आना जाना करती थी लड़की ने मेरी, तो मैं लड़की को मना किया बेटे मत जाया करो इतना। तो फिर लड़की बोली कि ठीक है मम्मी नहीं जाएंगे। तो फिर उषा ने कह रही कि क्यों नहीं आती अंशु, तो उसको पता चल गया कि आने के लिए मना कर रही है वो। तो बोली कि क्यों मना करते हो, तो मेरी भी बेटी जैसी ही है। हाँ, मतलब आपकी बेटी उनके घर जाया करती थी? हाँ, वो बुलाती थी मेरी बेटी को, ये भी जाती थी। तो मैं मना बोले इतना जाना आना अच्छी बात नहीं है। तो मेरी बेटी को गलत वो सिखा रहे थे, उसके भतीजा आए थे तो कह रहा कि आया करो मेरे यहाँ और पैसे तैसे दूंगा। तो मैं बोली बेटी से कि क्या गलत सिखा रहा है तुम्हें। तो कह रहा कि मेरे को शारीरिक संबंध बनाने चाहते हो। तो मैं बोले फिर मैं दूर हो गए, बोले बेटे आज के दिन बाद मत जाना तुम उसके घर। तो आपने मना कर दिया अपनी हाँ, बेटी को? हाँ जी, मैं मना कर दी अपनी बेटी को कि मत जाना तू उसके घर। फिर मेरी बेटी ने फिर वो आना जाना बंद कर दिया। फिर इसीलिए वो मतलब कि जब भी देखती थी गाली बात बोलती रहती थी। फिर वो काफ़ी दिनों से फिर जुगाड़ करके और फिर 19 अप्रैल को मेरे से लड़ाई करना चालू कर दिए। हाँ, जब भी देखती थी तो गाली बकती थी, तो मैं बर्दाश्त करके रह रही थी। फिर जब भी उस दिन भी दारू पी के आया 19 तारीख को, तो ऐसी लड़ाई करा मेरे साथ। 19 तारीख को कितने बजे की बात है? ये 7 बजे की बात है। तो आपसे पहले लड़ाई हुई थी? हाँ जी, रॉड से मारे? हाँ, रोटी सेकने वाले रोड से। अच्छा, हाँ जी। उसके बाद आप पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई आपने? नहीं, जब मैं हॉस्पिटल चल गए तो तब जाके किए सब। बोला कि गली वाले से भी बोला कि मत करो कोई बात नहीं, लेकिन गली वाले बचाया नहीं। और एक लेडीज़ है उसने बचाया मेरी लड़की को, बहुत देर मतलब दबा के रखा था गले, तो निशान भी पड़ गया मेरे बेटी को और ईंट से भी मारा मेरी बेटी को। अच्छा, हाँ, तो उस लेडीज़ ने बचाया तब मेरी बेटी बची हुई है। इससे पहले भी आपके साथ मार पिटाई करी है इन्होंने? हाँ, पहले भी करी थी। तो पहले मैंने पुलिस कोई कंप्लेन नहीं किया, नहीं उसने किया था। अभी कर दी आपने कंप्लेंट? हाँ, अभी तो कर दिया मैंने। अच्छा, एमएलसी हो गई है? हाँ, तो देखिए अभी इनकी माताजी हमारे साथ थी। जैसा इन्होंने बताया कि 17 साल तो लड़की की उम्र है और ऐसे में उसके ऊपर रॉड से कई बार हमला किया गया है, ईंट से मारा गया है और शरीर पर भी बहुत जगह निशान भी पड़े हैं। पूरे अगर बैक का पोर्शन है इतने ज़्यादा निशान पड़े हैं। रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट साफ देखिए, सर का भी टेस्ट हुआ है, सिटी स्कैन आपके सामने दिख रहा है। आपको बता दें कि लड़की की स्थिति पहले बिल्कुल ठीक थी,
9th क्लास की स्टूडेंट है वो, और अभी अगर आप हालत देखेंगे तो बात तक नहीं कर पाती है, मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी तरीके से। देखिए आपको दिखा दूं मैं लड़की की स्थिति, इतने सारे चेकअप करवा चुके हैं, दीनदयाल हॉस्पिटल से लेके सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। अगर एमएलसी की रिपोर्ट के बाद अगर आप इस रिपोर्ट को पढ़ पाएंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है अनेबल टू स्पीक, फिजिकल असॉल्ट किया गया है, बॉडी पर कई बार मारा गया है, बीइंग पंच्ड ओवर हेड मल्टीपल टाइम्स। बहुत सारी बातें इसमें लिखी गई है, साफ एक्सरे से लेकर सारी रिपोर्ट टेस्ट हो चुकी है। अगर अभी हालत देखेंगे तो बात तक नहीं कर पा रही है, 9th क्लास में पढ़ती है और स्थिति आपके सामने है। लेकिन आपको बता दें कि कार्रवाई दिल्ली पुलिस की तरफ से किसी भी तरीके से नहीं हुई है। ये पूरा मामला 19 अप्रैल का है और अभी इस वक्त 8 दिन से भी ज़्यादा दिन हो चुके हैं और ऐसे में पुलिस की तरफ से कार्रवाई में कहीं ना कहीं ढिलाई बरती जा रही है। सिर्फ कंप्लेंट की रिसीविंग इनको मिली है, अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। हमने कितनी बार बोला उसको कि इससे मकान खाली करवा दिए, हर गली में हर बंदे से लड़ती है और बिना मतलब की गाली गलो, काफ़ी लोगों से लड़ाई हुई है। मैडम मैं हूँ, मेरे पास मेरा घर सामने है, मैं ये लड़की मेरे पास बैठ जाती है जाके, तो मेरे को भी गालियाँ देती है, मेरे को भी कहती है कि कौन सी आ रही है सपोर्ट में, वो आए मेरे सामने, मैं उसको भी देख लूँगी, मैं उसको भी लपेट दूँगी। घर वाला है वो कट्टे बंदूक की धमकियाँ देता है, कहता जितना पैसा लग जाएगा लग जाने दीजिए, और पर मैं हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मैडम बताओ क्या करें? गली वालों से बोलते हैं, मकान मालकिन से बोलते हैं, मकान मालकिन है सिर्फ लालची, उसको सिर्फ पैसा चाहिए। क्या नाम है मकान मालिक का? मकान मालिक का राम नाम है। हाँ जी, रामू बोलते हैं उसको। जी हाँ, कहाँ रहते हैं वो आगे वाली गली में। आगे वाली गली? जी हाँ। मैं इनका भाई हूँ, मैं 12th क्लास में पढ़ता हूँ और हमने अगले दिन गए कि पुलिस वालों ने बुलाया कि आ जाओ हम तुम्हारी कार्रवाई करेंगे। अगले दिन बुलाया, फिर बुला के कार्रवाई लिखी ली हमारी रिपोर्ट, हम घर पे आ गए। 5 मिनट बाद बोलते हैं आप थाने आ जाओ, तुम्हारे साइन करवाने हैं। तो मैं गया, तो मैं बोला बेटा तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। दीनदयाल ले गए हमें, दीनदयाल लेके ना कोई मेडिकल बनाया ना वहाँ पे, बस एक पर्ची बनाई, पर्ची आके अंदर हमको डाल दिया मेरे 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के लिए आपको बंद रखा हाँ था जी, थाने में? बंद कर दिया था। और उसके साथ मेरे साथ मुन्ना था, राम था। राम को पुलिस वाले ने छोड़ दिया, पता नहीं क्या बात उन्होंने करी, उन्होंने छोड़ दिया और मेरे साथ मुन्ना को और मुझे अरेस्ट कर लिया। देखिए जिस परिवार के ऊपर अटैक किया गया, जिस परिवार पर हमला किया गया, मारा गया, उसी परिवार के बच्चे को अरेस्ट कर लिया गया, 24 घंटे लॉकअप में रखा गया, उसके बाद छोड़ा गया। तो सोचिए प्रशासन, दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली की जो व्यवस्था है, दिल्ली की जो पुलिस है, वो किस तरीके से जनता का समर्थन करती नजर आ रही है, जनता का सपोर्ट करती नजर आ रही है। जीता जागता उदाहरण इस वक्त आपके सामने है। परिवार की हालत आप देख सकते हैं, किराए के मकान में रहता है और मकान मालिक ने आकर अभी तक किसी भी तरीके का आश्वासन परिवार को नहीं दिया है, ना ही उनसे मिली है, और बताया जा रहा है कि थोड़ी ही दूर पर रहती है। लेकिन एक ऐसे परिवार को, एक ऐसे कुछ लोगों को एक ऐसे किराए के घर में रखना जो लगातार आसपास के लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, अपने ही किराएदारों के साथ झगड़ा करते हैं, तो क्या ये सही है उन लोगों को घर में पनाह देना, उन लोगों को रखना जो बार बार अपने ही लोगों के साथ मार पिटाई करते हैं? और ऐसा एक बार नहीं, इससे पहले भी उन्होंने किया है। एक एनजीओ है, उनकी एक महिला है जो इस वक्त हमारे साथ है। मैम क्या नाम है आपका? पूनम त्यागी। पूनम त्यागी। पूनम जी, क्या एनजीओ का नाम है आपकी? महिला शक्ति जन जागृति मंच। अच्छा, अभी आप इनकी मदद करने यहाँ पर आई हैं, क्या हुआ ये है? लोग 21 तारीख की शाम को मुझे एक कॉल आया, तो मुझे नहीं पता था कि बच्चे की हालत इतनी सीरियस है, तो मैंने बोला आप बच्चे को लेके मेरे पास आ जाओ। तो इसको ऑटो में बिठा के वो लोग जैसे तैसे मेरे पास पहुँचे और बच्चे की हालत मतलब आंखें पथराई हुई, उस टाइम आप देख नहीं सकते, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे उसको बच्चे की हालत देखते हुए। मैंने तुरंत ही फिर 100 नंबर पर कॉल किया। 100 नंबर के बाद में मतलब फिर मेरी SHO रनोला से बात हुई, ACP नांगलोई से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि आप थाने आ जाइए, थाने आके और हम लोग बच्ची का ट्रीटमेंट कराते हैं। ठीक है, मैं इन लोगों को लेके फिर थाने पहुंची तो वहाँ पे भी एक कोई हवलदार बैठा था, तो वो मुझसे कहता है कि मतलब आपने 100 नंबर पे कॉल क्यों की? मुझे मेरा मतलब इरिटेट करने लगा बहुत ज़्यादा। मैं बाहर आ गई और मैंने SHO साहब को कॉल किया कि आपने बोला था आप थाने आ जाओ, तो मैं मिलना चाहती हूँ। तो SHO साहब ने 2 बार फ़ोन करने के बाद मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मुझे लगा शायद कि वहाँ पे टाइम वेस्ट करने की बजाय बच्ची को इलाज की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम जैसे ही ऑटो में बैठने लगे तो वो पुलिस वाला सिपाही फिर आके बाहर मतलब अब्यूज़ करने लगा और अब्यूज़ वो करता रहा। मुझे अपना काम करना था, हमने इसको ऑटो में बिठाया। उसने हमें मतलब मिसगाइड करने की काफ़ी कोशिश की, लाइक जैसे ऑटो वालों को डराने की कोशिश की। ऐसा आया, उसका नंबर नोट करने लगा, ऑटो वाला भी डर गया कि भाई आप मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है, मेरा कोई रोल ही नहीं है। फिर इसकी मम्मी से इसका नाम वाम पूछने लगा। मैंने ऑटो वाले को बोला भैया दीनदयाल चलो सीधे। फिर मैं इसको दीनदयाल लेके गई।
दीनदयाल जाके इसको पहले तो एडमिट ही नहीं कर रहे थे, फिर जैसे तैसे रिक्वेस्ट करके इसको एडमिट कराया वहाँ पे और बोले ठीक है इसका ट्रीटमेंट चलेगा भी और 2 दिन हम लोग रखेंगे। लेकिन अगले दिन ही शायद मुझे इसके फादर का फ़ोन आया कि उन्होंने इबास हॉस्पिटल शादरा इसको रेफ़र कर दिया है। शादरा में? हाँ जी, उसके बाद शादरा वालों ने भी इसको नहीं लिया, एम्स कर दिया, एम्स से फिर सफदरजन में इसका 2-3 दिन ये वहाँ पे रही, वहीं पे इसका इलाज चला जो भी है, लेकिन इसकी हालत में सुधार नहीं है। जैसे कि आपने देखा पड़ोसी बोल रहे हैं कि बड़ी हंसती खेलती चहकती हुई बच्ची थी ये, और आज ये मतलब आप इसको हल्का सा शरीर में कहीं भी टच करेंगे तो उसको दर्द का एहसास होगा। और ये सिर्फ एक ही चीज़ का नतीजा है कि इस बच्ची को उषा नाम की महिला ने गलत रास्ते पे चलाने की कोशिश की और उसने उस पे चलने से मना कर दिया, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन स्वरूप उसने इस बच्ची के साथ में ऐसा किया। हम लोग थाने के भी चक्कर काट रहे हैं। परसों में बच्ची को एसीपी ऑफिस लेके गई थी, पूरा आश्वासन दिया SHO साहब से और ACP साहब से, कल मैं रनोला थाने में भी मिली, फिर बोला, फिर पूरा आश्वासन दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। और मेन काम है कार्रवाई होना। हम चाहते हैं क्योंकि बच्ची की हालत अभी भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी। FIR की बात की है, उन्होंने एक लेडी IO हायर की है, तो उनसे मैंने अभी बात की है। सब इंस्पेक्टर वो है शायद SI विनोद मैडम है कोई, तो वो बोल रही हैं कि मैडम मैंने तो ये काम कभी करे ही नहीं है, मैं तो सिक्योरिटी में रही हूँ अभी तक, तो मेरे से मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा। और मेरी नाइट भी है। आज उनको यहाँ पे सरकारी NGO से एक महिला को लेके बच्ची की हालत, इसके ऊपर जो भी कुछ करके आज की तारीख में FIR होनी थी, लेकिन आप देख सकती हो मैंने अभी आप ही के सामने कॉल किया था, तो हाँ ठीक है बात करते हैं, ठीक है बात करते हैं, काम नहीं हो रहा है। देखिए जैसे इन्होंने बताया कि IO जो इस केस की है उनका नाम विनोद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले बलवान था, अच्छा पहले बलवान था, बाद में विनोद कर दिया गया IO का। और आप देखिए उनका जो कहना क्या है कि मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया। पुलिस प्रशासन के कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो ऐसे जवाब देते हैं जनता को कि मैं पहले सिक्योरिटी में रही हूं तो मैंने कभी इस तरीके के केसेस नहीं देखे। तो सवाल ये है कि ऐसे अधिकारियों को क्यों रखा जाता है जो पुलिस कर्मी बनने लायक ही नहीं है, जिनको किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, जो सामने से ही आकर जनता को कहते हैं कि हमने ऐसा काम ही नहीं किया। तो इस वक्त पुलिस प्रशासन का जनता के प्रति क्या रवैया है, क्या पुलिस प्रशासन करता नजर आ रहा है, साफ आपके सामने है। भ्रष्टाचार में लिप्त कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन हो चुका है और यही वजह है कि परिवार को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। 8 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, लगातार पुलिस के थानों के चक्कर लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन 8 दिनों में भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। और एक महिला जिसका नाम उषा है, वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहती है गैर मर्द से, और ऐसे में अगर एक बच्ची जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल है वो इस बात से इनकार कर देती है तो उसके साथ बार बार उस पर हमला किया जाता है, पूरे परिवार पर हमला किया जाता है। और इस ये हमला इस हद तक बढ़ जाता है कि आज वो बोलने तक लायक नहीं है। एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में, दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल में, और फिर एम्स अस्पताल में जो कि दिल्ली इंडिया का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर भर्ती कराया गया और अभी वो घर पर आ गई हैं, लेकिन हालत अभी भी कितनी ज़्यादा नाजुक है वो हमारे सामने है। तो हम चाहते हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई हो सके और ये जो IO, जो इस केस के IO है जिनका नाम विनोद बताया जा रहा है, उनके खिलाफ भी एक्शन दिल्ली पुलिस ले पाए, जो कि खुद सामने से कहती हैं कि मैंने सिक्योरिटी में काम किया है, मैं ऐसे केस नहीं देख सकती। तो फिर ऐसे पुलिसकर्मियों को क्यों रखा गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हम चाहते हैं कि ये वीडियो ज़्यादा शेयर करें ताकि 17 साल की बच्ची पर जो आप बीती है वो ना हो पाए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई ज़रूर हो, चाहे उसमें उषा थी या फिर और तमाम जिन भी लोगों का इस पूरे मामले में नाम लिया जा रहा है, इन सब पर कार्रवाई हो ताकि इस घर में ये परिवार सुरक्षित रह सके। तो जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।